Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, शिक्षण वीडियो का टेस्ट पेपर नंबर 45 लेकर आया हूं। इसके बाद में आपके संस्कृत के सब्जेक्ट में प्रत्येक का जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसके शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूं। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक को आसानी से कैसे पहचान सकते हो संस्कृत में लेवल 1 या लेवल 2 से यदि आप हो और आप यदि अपनी लैंग्वेज में संस्कृत को आपने सेलेक्ट कर रखा है तो इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दोनों लेवल हेतु देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मित्रों, सामाजिक अध्ययन बल देता है समन्वित ज्ञान पर, अभिकर्मित अध्ययन पर, भूगोल विषय पर और विशिष्ट अध्ययन पर। तो साथियों प्रश्न संख्या 1 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? मित्रों अगर हम बात करें सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है तो आपका राइट आंसर है समन्वित ज्ञान पर ये बल देता है। समन्वित का मतलब सभी चीज़ों पर। ठीक है, सभी इसमें आ जाती है। विकल्प नंबर 1 सही है। किसी एक विशेष टॉपिक पर या फिर किसी एक विशेष भाग पर ही नहीं बल्कि सभी भागों पर ये बल देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन, छात्रों को पढ़ना चाहिए अनिवार्यता है वैयक्तिक भिन्नता अनुसार, केवल निर्धारित कालांश में और अध्यापक की इच्छा अनुसार। तो यहाँ पढ़ना नहीं पढ़ाना होना है कि छात्रों को पढ़ाना चाहिए। तो साथियों पढ़ना की जगह यहाँ पर मैंने लिखा था पढ़ाना, थोड़ी सी मिस टाइपिंग है। तो मित्रों देखिए, छात्रों को पढ़ाना चाहिए वैयक्तिक भिन्नता अनुसार पढ़ाना चाहिए साथियों। वैयक्तिक भिन्नता अनुसार का मतलब क्या हुआ कि बालक जिस कैटेगरी का है, मतलब बालक में जो बुद्धि है, जिस बुद्धि के अंतर्गत उसको रखा जाता है, या वो सामान्य है या वो पिछड़ा बालक है या वो मंद बुद्धि बालक है या प्रतिभाशाली बालक है या सृजनशील बालक है या अन्य किसी विकार से ग्रसित है, तो वैयक्तिक भिन्नता को देखते हुए ही उसको पढ़ाना चाहिए। उसका शिक्षण कार्य उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होना चाहिए। सेकंड विकल्प आपके सेकंड क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन आपके आता है, गणित शिक्षण की किस विधि में बालक उदाहरण के माध्यम से नियमों को स्थापित नहीं करता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि और उदाहरण विधि। तो साथियों प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लीजिए, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है बालक उदाहरण के माध्यम से नियमों को स्थापित नहीं करता है। अगर यूँ होता है करता है तो आगमन, प्रयोग और उदाहरण एक ही विधियाँ हैं साथियों। ठीक है, अलग अलग नाम है ये, लेकिन एक ही विधि के अंतर्गत हो जाती है ये सारी चीज़ें। किंतु साथियों जो निगमन विधि है इसमें बालक उदाहरण के माध्यम से नियमों को स्थापित नहीं करता है, बल्कि इसमें बालक को पहले नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरणों द्वारा उसको हल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? दूसरा विकल्प सही रहेगा, निगमन विधि वाला। थर्ड प्रश्न में सेकंड विकल्प आपके बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 मित्रों। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में आने वाली प्रमुख समस्या है विशेष शिक्षकों की समस्या, पाठ्यक्रम संबंधी समस्या, अनुचित दृष्टिकोण और उपयुक्त सभी। तो साथियों सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में मतलब इसको जब पढ़ाया जाता है इस विषय को, तो वहाँ पर विशेष शिक्षकों की भी समस्या आती है, पाठ्यक्रम संबंधी भी समस्या आती है, अनुचित दृष्टिकोण की भी समस्या आ सकती है। तो अतः यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है मित्रों वो आपका राइट आंसर है। चौथे प्रश्न में चौथा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा क्वेश्चन समझना है क्वेश्चन को साथियों। अनुसंधान विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इससे बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, बाल केंद्रित विधि है, बालक में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है और शिक्षक निर्देशन करता होता है। तो मित्रों अनुसंधान विधि जिसको खोज विधि, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है साथियों, तो इस विधि के संबंध में असत्य आपको देखना है। तो मित्रों बात करें खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, बिल्कुल खोज के माध्यम से बालक किसी चीज़ को सीख रहा है तो खोजी प्रवृत्ति का विकास होगा। बाल केंद्रित विधि है, बालक खुद सीख रहा है तो बाल केंद्रित, क्योंकि बालक सक्रिय रहकर ज्ञान को अर्जित करता है। शिक्षक का कार्य इसमें निर्देशन देना होता है मित्रों, लेकिन रटने की प्रवृत्ति का विकास इस विधि में नहीं होता, क्योंकि रटंत प्रणाली तो गलत हो गई ना।
फिर साथियों यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है ये अनुसंधान विधि के संबंध में असत्य कथन है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन, कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है? सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, स्वलीन चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो साथियों देखिए, सृजनात्मक चिंतन को तो आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है और जो निगमनात्मक चिंतन है इसको अभिसारी चिंतन कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन को आगमन और अपसारी चिंतन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। देखिए, जो निगमनात्मक चिंतन या जो अभिसारी चिंतन होता है इसमें बालक दिए गए तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालता है, लेकिन सृजनात्मक में खुद की तरफ से भी नए तथ्यों को ऐड करके निष्कर्ष निकालता है। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही है, क्योंकि निगमनात्मक चिंतन अभिसारी चिंतन कहलाता है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन, प्रच्छा पद्धति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1962, 1966, 1965 और 1963। तो मित्रों प्रच्छा प्रतिमान का आपने नाम सुन ही रखा होगा। रिचर्ड शकमैन इसके जनक है साथियों, रिचर्ड शकमैन इसके जनक है। तो इसका आरंभ किस वर्ष में किया गया था ये आपको बताना है साथियों। 7वें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर रहेगा मित्रों? तो साथियों देखिए, प्रच्छा पद्धति का आरंभ 1966 से किया गया। कब से किया गया? सन 1966 से। आपका प्रश्न नंबर 7 में सेकंड विकल्प सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन साथियों, 8वां क्वेश्चन है, लुईस ब्रेल पद्धति के आधार पर कौन से प्रकार के अधिगमकर्ताओं को शिक्षा प्रदान की जाती है? जिन बालकों को श्रवण संबंधी विकृति हो, जो बालक मानसिक रूप से विमंदित हो, जो बालक नेत्र दृष्टि की कमी से ग्रस्त हो और उपरोक्त सभी प्रकार के बालकों को। तो मित्रों लुईस ब्रेल पद्धति का तो नाम आपने सुना ही होगा। लुईस ब्रेल ने पद्धति दी थी जिसको ब्रेल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये पद्धति साथियों जो नेत्र दृष्टि की कमी से ग्रस्त होते हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है या फिर बहुत ही कम दिखाई देता है कि वो शब्दों को देख भी नहीं पाते हैं, ऐसे बालकों के लिए ब्रेल पद्धति विकसित की गई, जिसमें जो कागज होता है उस पे उभरे हुए शब्द होते हैं जिनको बालक छू कर के, महसूस करके और उन आकृतियों को पढ़ लेता है साथियों। थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर। तो साथियों 9वां क्वेश्चन देखेंगे, किस सहायक सामग्री का प्रयोग कर बालकों के उच्चारण शुद्ध करने की शिक्षा दी जाती है? लिंगुआ फोन के द्वारा, ग्रामोफोन के द्वारा, इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा और बुलेटिन बोर्ड के द्वारा। तो मित्रों देखिए, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से उच्चारण शुद्ध करने की शिक्षा नहीं, ग्रामोफोन भी नहीं, इंसाइक्लोपीडिया भी नहीं, बल्कि लिंगुआ फोन के द्वारा जो उच्चारण बालक अशुद्ध करता है उसको शुद्ध करने की शिक्षा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? लिंगुआ फोन के द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। क्लियर है ये प्रश्न भी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर मित्रों। तो साथियों 10वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। 10वां क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? बालकों को ध्यान केंद्रित करने में ये सामग्री सहायक है। बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ाना नहीं पड़ता। इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक अधिक संख्या में छात्रों की शंकाओं का समाधान एक साथ कर सकता है और विस्तृत पाठ्यक्रम को थोड़े समय में पढ़ा देने में यह उपकरण सहायक है। तो साथियों जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उससे कौन सा लाभ शिक्षक को नहीं मिलेगा? तो मित्रों जो विस्तृत पाठ्यक्रम है उसको कम समय में पढ़ा दिया जाता है। इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक ज़्यादा संख्या में अगर छात्र हो जाते हैं तो उनकी शंकाओं का समाधान एक साथ कर सकता है, ये भी सही है साथियों। बालकों को ध्यान केंद्रित करने में ये सहायक जो सामग्री है वो सहायक भी है, लेकिन चलचित्रों को देख रहे हैं तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, ये कोई लाभ नहीं है साथियों। आपका सेकंड विकल्प सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में। भाई ऐसा तो है ही नहीं कि भाई शिक्षक को नहीं पढ़ाना पड़ेगा इसलिए सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। आपका सेकंड विकल्प 10वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने की उपयुक्त विधि नहीं है। खेल विधि, वाचन विधि, व्याख्या विधि और जेकाटाट विधि। तो मित्रों
खेल विधि के माध्यम से नीर तीर जैसे खेल खिलाकर भी बालक में श्रवण कौशल विकसित किए जा सकते हैं। वाचन विधि के माध्यम से भी, वाचन मतलब अध्यापक बोलेगा तो बिल्कुल छात्र सुनेंगे, तो उससे भी श्रवण कौशल विकसित होगा। व्याख्या विधि में क्या होगा, छात्रों के सामने अध्यापक कोई व्याख्यान प्रस्तुत करता है, छात्र सुनता है, तो उससे भी श्रवण कौशल विकसित होगा। लेकिन जेकटाट विधि जो है साथियों, वो लेखन शिक्षण की विधि है, न कि श्रवण कौशल की। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 11 में, वो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन, चौक बोर्ड के उपयोग हेतु असत्य कथन है। चौक बोर्ड एक सामान्य लिखना चाहिए, चौक बोर्ड पर सीधी पंक्तियों में लिखना चाहिए, चौक बोर्ड पर दाएं कोने से लिखना आरंभ करना चाहिए, और चौक बोर्ड को साफ करने हेतु कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों देखिए, चौक बोर्ड पर एक सामान्य लिखना चाहिए, ठीक है, चौक बोर्ड पर सीधी पंक्तियों में भी लिखना चाहिए, लेकिन दाएं कोने से लिखना आरंभ करना चाहिए, ये गलत है साथियों। दाएं कोने से नहीं बल्कि बाएं कोने से लिखना आरंभ करना चाहिए, न कि दाएं से। तो आपका ये जो विकल्प है ये असत्य कथन है। थर्ड विकल्प आपका सही है, क्योंकि असत्य कथन ही यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 12 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन, तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है ग्राफ, फ्लैश कार्ड, चित्र और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, तुलनात्मक अध्ययन जब भी किया जाता है फ्लैश कार्ड या चित्र के माध्यम से नहीं होते हैं ये चीज़ें, ये ग्राफ के माध्यम से होती है कि किन्हीं दो चीज़ों के मध्य जब तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या और अन्य किसी देश की, जैसे चीन की जनसंख्या या फिर अन्य कोई सा भी देश हो सकता है, इनकी जनसंख्या का एक ग्राफ बना दिया दोनों का अलग अलग, तो तुलनात्मक रूप से आसानी से आप अध्ययन बच्चों को करा सकते हो ग्राफ के माध्यम से। आपका प्रथम विकल्प 13वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्न में से त्रिविमीय उपकरण है फ्लैनल बोर्ड, मॉडल, डायोरामा और प्रयोजना। तो साथियों त्रिविमीय 3D, यहाँ पर 3D उपकरण की बात की जा रही है, तो यहाँ डायोरामा एक त्रिविमीय उपकरण के अंतर्गत आता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया गया है। यह कथन किसका है? रिचर्डसन का, बेलार्ड का, बिनिंग का और स्टीवेंसन का। तो साथियों उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? 15वें क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। बताइए साथियों कौन सा सही आंसर रहेगा इसमें? तो साथियों उपरोक्त जो कथन कहा गया है ये बेलार्ड के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? बेलार्ड के द्वारा। आपका सेकंड विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन है मित्रों, प्रयोजना विधि के किस सिद्धांत में यह उल्लेखित है कि बालक को जो कार्य दिया जाए उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए? निश्चित प्रयोजन का सिद्धांत, स्वक्रिया का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत या उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो बालक को जो कार्य दिया जाए उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। यह सिद्धांत है साथियों निश्चित प्रयोजन का सिद्धांत। निश्चित प्रयोजन मतलब निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, कि बालक को हम कोई भी कार्य करा रहे हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होना चाहिए साथियों, और वो उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो। तो विकल्प नंबर 1 सही है आपके 16वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रयोजना विधि का पद या सोपान नहीं है? योजना, मूल्यांकन, चयन तथा उद्देश्य और अध्यापन। तो साथियों देखिए, प्रयोजना विधि में योजना भी बनाई जाती है, मूल्यांकन भी किया जाता है, प्रयोजना का चयन और उद्देश्य भी होता है, लेकिन अध्यापन प्रयोजना विधि में नहीं आता है साथियों। तो 17वें क्वेश्चन में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना, छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना, प्रयोजन के अनुसार चयन करना और उक्त सभी। तो साथियों मूल्यांकन के उद्देश्यों में शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाई जाती है, छात्रों का वर्गीकरण और श्रेणी निर्धारण भी इसमें किया जाता है,
प्रयोजन के अनुसार चयन भी किया जाता है, मतलब उक्त सभी यहाँ पर मूल्यांकन के उद्देश्य है। तो फोर्थ विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे 19वें क्वेश्चन पर। शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है अध्यापकों का उच्च वेतन हो, छात्रों का सतत मूल्यांकन हो, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन हो और पाठ्यक्रम में संशोधन हो। तो मित्रों, शिक्षा के मानदंड को आपको ऊंचा उठाना है, ठीक है। ऊंचा उठाना है तो उच्च वेतन से ही शिक्षा के मानदंड ऊंचे नहीं उठते हैं। नहीं साथियों, पाठ्यक्रम में संशोधन और पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन से, बल्कि शिक्षा का मानदंड छात्रों का सतत मूल्यांकन होगा। तो हमें अच्छी तरह से उनकी प्रत्येक कमी और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका पता चलेगा और इससे ही साथियों आगे की रणनीतियां निर्धारित हम कर सकेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाया जा सकता है। सेकंड विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। अंतिम और 20वां क्वेश्चन है साथियों। ये कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा, जरूर बता कर जाइए साथियों। परिमाणात्मक परीक्षाएं 3 प्रकार की होती है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार इसमें शामिल नहीं है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, मिश्रित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। तो साथियों, परिमाणात्मक मतलब जिसमें अंक प्रदान किए जाते हैं वो मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है, प्रयोगात्मक भी होती है, लेकिन मिश्रित जैसा कोई प्रकार इसमें नहीं होता है। तो थर्ड विकल्प 20वें क्वेश्चन में सही है। आज का ये टेस्ट भी पूरा हुआ साथियों। बिल्कुल लगातार तैयारी जारी रखनी है। निश्चित रूप से जो अंत तक तैयारी जारी रखेगा इसी मेहनत के साथ में उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।